Good morning, class plus one. Today we'll continue with our fifth law of chemical combination, and here it is. Its name is Gay-Lussac's law of combining volumes. ठीक है, गे-लुजैक साइंटिस्ट था, उसी के बेस पे इसका नाम बना गे-लुसैक्स लॉ। और ये जो लॉ था इट इज़ ओनली फॉर द गैसेस। ठीक है, इसने जो लॉ था गैसेस के लिए दिया। ठीक है, ये क्या कहता है, जैसे हम ना कोई भी रिएक्टेंट्स मिक्स करते हैं, हमें हमारे पास बनता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम रिएक्टेंट्स का पर्टिकुलर मास मिक्स करते हैं। ठीक है, तो पीछे हमने जो अभी लॉज पढ़े ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, कांस्टेंट कंपोजिशन, उन लॉज में बेसिकली हमने मास की बात की। ठीक है, अब ये जो गे-लुसैक लॉ है ये गैसेस के लिए दिया गया है। ठीक है, अब हम गैसेस की बात जब भी चलती है, हम इन स्पाइट ऑफ टॉकिंग अबाउट द मासेस वी टॉक अबाउट देयर वॉल्यूम्स। ठीक है, तो ये लॉ कहता है कि वेन एवर गैसेस कंबाइन विद ईच अदर इन स्पाइट ऑफ टॉकिंग देयर मास वी शुड टॉक अबाउट देयर वॉल्यूम। ठीक है, और वॉल्यूम्स के फॉर्म में क्या करती हैं, आपस में कंबाइन करती हैं। ठीक है, और हम जब ये गैसेस को रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहना चाहिए, अंडर कांस्टेंट रहना चाहिए। सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन एवर गैसेस कंबाइन, ठीक है, दे कंबाइन इन वॉल्यूम्स। और जो रिएक्टेंट्स का वॉल्यूम है और जो प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम है वो एक सिंपल होल नंबर्स में चलता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गैस। ठीक है, और इसमें स्पेसिफिकली जो नेसेसरी कंडीशन क्या है कि हम ये लॉ किसके लिए अप्लाई करेंगे, सिर्फ ओनली फॉर गैसेस। ठीक है, हमने हाइड्रोजन गैस ली और इसको रिएक्ट कराया क्लोरीन गैस के साथ, हमारे पास बनी HCl गैस। ठीक है, और इसको बैलेंस फॉर्म में लिखा है मैंने, डेफिनेटली 2 मोल्स यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लिया हमने, 1। ठीक है, यहाँ पे कितना लिया, क्लोरीन 1, और तब जाके मुझे मिले 2 HCl। तो अगर हम वॉल्यूम की बात बोलें तो यानी कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन टू गिव 2 वॉल्यूम्स ऑफ HCl। ठीक है, इसका मतलब पता क्या हुआ, अगर मान लो मैंने हाइड्रोजन जो है वो 100 ml ली है, कितनी ml ली है, 100 ml ली है, तो क्लोरीन का जो वॉल्यूम रहेगा, देखो 1:1। अगर आपने हाइड्रोजन का 1 लिया तो क्लोरीन कितने लोगे, 1 लोगे। तो यानी कि अगर हाइड्रोजन का आपने 100 ml लिया है तो क्लोरीन का भी आपको 100 ml ही लेना पड़ेगा, तभी आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। देखो इसकी रेशो क्या है, बाय वॉल्यूम 2 है ना, ये 1:1:2। तो यानी कि हमारे पास अगर हम दोनों के 100 ml को कंबाइन करवाएंगे तब जाके हमारे पास क्या बनेगा, 200 ml क्या बनेगी, HCl। और इसको सिंपलेस्ट में अगर हम देखें रेशो क्या बनेगी हमारे पास, 1:1:2, यही बनी ना। 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन का, 1 वॉल्यूम क्लोरीन का, और 2 वॉल्यूम किसका है मेरे पास, HCl का। क्लियर। ठीक है, एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास नाइट्रोजन गैस है और साथ में मैंने ले ली हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अच्छा ये मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये जो लॉ था इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस। ठीक है, तो इन दोनों ने मिक्स किया और इन्होंने बनाया अमोनिया गैस। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं इसको, ये N2 + 3H2 गिविंग 2 अमोनिया। ठीक है, तो अब हम गे-लुसैक लॉ के अकॉर्डिंग हमें समझ में आ रहा है यहाँ पे कितना यहाँ पे कितना नाइट्रोजन है, 1। तो अगर मेरे पास नाइट्रोजन मैं 1 वॉल्यूम लूँगी तो मुझे कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन का 3, तब जाके मुझे मिलेगा 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। तो इनकी रेशो क्या बनी, 1:3:2। ठीक है, तो ये लॉ क्या कह रहा है, आपको एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि वेन एवर गैसेज रिएक्ट दे रिएक्ट इन वॉल्यूम, और उनके जो वॉल्यूम्स हैं वो सिंपल होल नंबर रेशोज़ में चलेंगे, 1:2 या 1:1:2, यहाँ पे 1:3:2। ज़रूरी नहीं है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी होंगे, ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो होल नंबर्स में चलेंगे, 1:2:1, जैसे इस तरह 1:3:2। दिस इज़ अबाउट द गे-लुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ठीक है, तो ये क्या स्टेटमेंट दे रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, और ये लॉ जो था 1808 में दिया था। ठीक है, गे-लुसैक ने, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर
whenever gases combine, ठीक है, they do so in volumes which bear simple whole number ratios with each other, ठीक है, रिएक्टेंट्स का आपस में, एंड ऑल्सो विद द गैशियस प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स के साथ भी उनकी जो रेशो है वो सिंपल होल नंबर्स में ही चलेगी। क्लियर? ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द गिल-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बर्जेलियस हाइपोथेसिस। ठीक है, बर्जेलियस एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने भी कुछ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन वो स्टेटमेंट जो है आगे चल के वो जो थी वो फेल होगी, वो प्रूव नहीं की गई। दैट्स वाई अगर कोई भी स्टेटमेंट कोई देता है ना, ठीक है, अगर वो प्रूव हो जाए तो वो बन जाता है लॉ। ठीक है, लेकिन अगर वो स्टेटमेंट जो है जस्टिफाई ना हो पाए, ठीक है, रिकमेंड ना की जाए, आगे फेल हो जाए, तो वो बन जाती है हाइपोथेसिस। ठीक है, तो बर्जेलियस का जो स्टेटमेंट थी वो क्या बन के रहेगी, सिर्फ हाइपोथेसिस ही रहेगी, वो लॉ की फॉर्म में नहीं डिस्कवर हो पाई। ठीक है, उसने एक्चुअली बोला क्या था, उसने कहा जैसे मान लेते हैं मेरे पास ना दो अलग अलग गैसेस हैं। ठीक है, एक मान लेते हैं कोई भी कंटेनर में मैंने ली है, यहाँ पे ली है मैंने नाइट्रोजन गैस, और इस कंटेनर में मैंने ली हुई है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और अगर इन दोनों गैसेस का वॉल्यूम मैंने सेम लिया है, मान लेते हैं इसका भी कितना वॉल्यूम लिया है, 1 वॉल्यूम, और इसका भी कितना वॉल्यूम लिया है, 1 वॉल्यूम। ठीक है, गैसेस दोनों अलग अलग है लेकिन उनका वॉल्यूम क्या है, सेम है अगर ना, और दोनों की जो टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस है वो भी क्या रख रहे हैं, हम सेम रख के चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर? अगर दो अलग अलग गैसेस हैं, अलग अलग हमने कंटेनर्स में ली हैं, लेकिन दोनों का वॉल्यूम्स अगर सेम है, तो अगर वॉल्यूम सेम होगा तो उसने कहा कि उनके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो भी कैसे होंगे, सेम होंगे। यानी कि अगर नाइट्रोजन के 1 वॉल्यूम में एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 10 एटम्स आते हैं, ठीक है, और हमें नहीं पता यहाँ पे कितने एटम्स हैं, तो हमने क्या देखा इसका वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम सेम रहेगा तो नंबर ऑफ एटम्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, तो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मान लेते हैं हमारे पास कोई और गैस भी आ गई, मैंने यहाँ पे ले ली ऑक्सीजन गैस, और इसका वॉल्यूम कितना रहता है, फिर से 1 वॉल्यूम रहता है, तो इसके पास भी कितने एटम्स आएंगे, 10 एटम्स ही आएंगे, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस हाइपोथेसिस। ठीक है, अब ये जो था, जो इसने स्टेटमेंट दी थी वो फेल हो गई, और इसको जो जस्टिफाई किया गया, मॉडिफाई किया गया, इट वाज डन बाय द साइंटिस्ट एवोगैड्रो। ठीक है, एवोगैड्रो ने यही स्टेटमेंट थोड़ी सी क्या चेंज करके उसने कही, उसने कहा कि जहाँ पे हाँ बर्जेलियस ने एटम्स बोले, यहाँ उसने क्या बोल दिया, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसने बोला अगर, फिर से वही, अगर दो अलग अलग गैसेस हैं किसी भी कंटेनर में, जैसे मैंने यहाँ पे पीछे लिया था नाइट्रोजन, फिर ले लिया मैंने फिर से हाइड्रोजन, और अगर इनका वॉल्यूम क्या है, दोनों का वॉल्यूम अगर सेम है, ठीक है, वही सिंपल एग्जांपल समझते हैं, इसके पास ही 1 वॉल्यूम है, इसका भी कितना वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम है, तो अगर वॉल्यूम सेम है तो उसने कहा इनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसने क्या वर्ड यूज किया, यूज द सब्सटेंस, मॉलिक्यूल जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर नाइट्रोजन के पास अगर 10 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हाइड्रोजन के पास भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चे, इक्वल टू 10। ठीक है, एंड दिस इज जस्टिफाइड बाय एवोगैड्रो। अच्छा, एवोगैड्रो ने जो पहले स्टेटमेंट दी उसको भी हमने कहा हाइपोथेसिस। ठीक है, लेकिन बाद में उसने जस्टिफाई किया इसको, तभी जाके क्या बना, इसका लॉ बन पाया। ठीक है, उसने जस्टिफाई कैसे किया, उसने कहा मान लेते हैं हमने HCl गैस बनानी है, ठीक है, तो मुझे हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, क्लोरीन, तब जाके बनेगी मेरे पास HCl गैस। ठीक है, तो गे-लुसाक लॉ में पीछे हमने पढ़ा इनका वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कितना वॉल्यूम है, 1, चलो यहाँ पे मोल की बात हो रही, तो आपको पता 10th में पढ़ा आप लोग 9th क्लास में कि 1 मोल में कितने लीटर्स होते हैं, 22.4। तो अगर इसके 22.4 लीटर्स हैं तो डेफिनेटली इसके भी कितने होंगे, 22.4 लीटर्स। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की रेशियो क्या है, नंबर क्या है, सेम है, 1:1, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ 22.4, दैट इज 44.8 लीटर्स। और सिंपलेस्ट फिर से होल नंबर रेशियो क्या बनेगी, वही आएगी, 1:1:2, क्या आएगी, 1:1:2। ठीक है, तो कहता है कि अब यहाँ से हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन जो है उसका कितना वॉल्यूम हमने कंबाइन किया,
क्लोरीन के गैस के साथ 1 वॉल्यूम। कितना कंबाइन किया? दोनों का 1 वॉल्यूम। तब जाके मेरे पास जो HCl गैस बनी है वो कितने वॉल्यूम की बनी है? 2 वॉल्यूम की। कितने वॉल्यूम की बनी है? 2 वॉल्यूम की। ठीक है, अब देखो, अब जस्टिफाई इसने कैसे जस्टिफाई किया। अब कहता है कि लेट अस सपोज कि 1 वॉल्यूम में मेरे पास n मॉलिक्यूल्स हैं। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? n मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 1 वॉल्यूम में मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के? n मॉलिक्यूल्स। तो एवोगैड्रो ने कहा उसके अकॉर्डिंग अगर क्लोरीन का भी 1 वॉल्यूम है तो इसके भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? n मॉलिक्यूल्स। और HCl के 2 वॉल्यूम है, तो 1 वॉल्यूम में अगर n मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 में कितना हो जाएगा? 2n मॉलिक्यूल्स। क्लियर? वही लिखा है मैंने कि 1 वॉल्यूम एज्यूम लेट अस सपोज दैट 1 वॉल्यूम कैरी n मॉलिक्यूल्स। तो इसका 1 वॉल्यूम है, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे? n मॉलिक्यूल्स आएंगे। इसका 2 वॉल्यूम है तो कितने बन गए? 2n मॉलिक्यूल्स बन गए। यानी कि अगर मुझे 2n मॉलिक्यूल्स बनाने हैं HCl के तो मुझे n मॉलिक्यूल्स चाहिए हाइड्रोजन के, और n किसके चाहिए मॉलिक्यूल्स? क्लोरीन के। तो कहता है कि अगर मुझे एक मॉलिक्यूल बनाना है सिर्फ, ठीक है ना, ज़रूर थोड़ी है मुझे 2 ही बनाने हैं, मुझे 10 ही बनाने हैं। मान लो मुझे एक ही मॉलिक्यूल बनाना है रिएक्शन के थ्रू। इफ़ आई वांट टू प्रिपेयर ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, ये लिखा मैंने, तब मुझे कितने मॉलिक्यूल चाहिए? H2 और Cl2 के। डेफिनेटली 2n से क्या करना पड़ेगा? इनको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे 1 आएगा ना। 2n से क्या करना पड़ा? इसको डिवाइड करना पड़ा, तब जाके मेरे पास कितने मॉलिक्यूल बनेगी? 1। तो सिमिलरली इसको भी क्या करना पड़ेगा? 2n से डिवाइड, इसको भी 2n से डिवाइड। तो यहाँ पे देखो, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, देन दे विल रिएक्ट टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। ठीक है, तो यहाँ से उसने ये समझा कि इफ आई टेक हाफ मॉलिक्यूल ऑफ बोथ दीज गैसेज देन आई विल गेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। ठीक है, तो एवोगैड्रो ने कहा अगर हम बर्जेलियस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करते तो जहाँ जहाँ पे क्या लिखा है वर्ड मॉलिक्यूल, वहाँ पे हम क्या वर्ड यूज़ करते बच्चे? हम वर्ड यूज़ करते हैं एटम। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से चलते, सेम टू सेम प्रोसेस करते, तो जहाँ जहाँ पे मॉलिक्यूल है वहाँ पे एटम वर्ड आता। ठीक है, और यहाँ पे हाफ एटम आता, जहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल आ रहा है यहाँ पे भी क्या आता? हाफ एटम। तब जाके मेरे पास बनता 1 एटम। ठीक है, तो डेफिनेटली हाफ एटम तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, एज वी नो दैट एटम के अंदर बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, लेकिन जब भी एटम कभी रिएक्ट करता है वो एज ए होल ही रिएक्ट करता है। ये पॉसिबल नहीं है कि एक एटम बोलेगा इलेक्ट्रॉन्स तुम जाओ यहाँ पे रिएक्ट करो, ठीक है, न्यूट्रॉन्स तुम जाओ, प्रोटॉन्स तुम जाओ, और मैं अलग से रहूँगा, मैं रिएक्शन नहीं करूँगा। ये पॉसिबल नहीं है। व्हेनेवर एक एटम जब भी रिएक्ट करेगा वो एज अ होल, एज अ होल पार्टिकल ही जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और हाफ एटम एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, हाफ मॉलिक्यूल जो है एग्जिस्ट इनका क्यों कर रहा है? ठीक है, क्योंकि ये डाई एटॉमिक है, और हाफ मॉलिक्यूल यानी कि इनका कितना कितना एटम यूज हुआ? हाफ मॉलिक्यूल जो है ना, अगर कोई भी सब्सटेंस डाई एटॉमिक है मॉलिक्यूल, यानी कि उसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो हाफ मॉलिक्यूल में कितने एटम हुए? 1 एटम। हाफ मॉलिक्यूल में कितने एटम हुए? 1 एटम। तो ये तो पॉसिबल है, लेकिन हम एटम्स को ही लेके चल रहे हैं अगर, तो यहाँ पे हाफ एटम आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से बर्जेलियस का जो हाइपोथेसिस था वो लॉ की फॉर्म में एस्टेब्लिश नहीं हो पाया, वो हाइपोथेसिस ही रह गया। तो ये था एवोगैड्रोस लॉ। क्या था? इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर?